Hello students, myself Rakesh Mishra. In this video lecture, I will describe you the post-fertilization events in flower. The post-fertilization events in flower. In previous many video lecture, I have described you the events of fertilization may be pre-fertilization events, fertilization events, and post-fertilization events. Pre-fertilization events including pollination and pollen grain germination. If pollen grain land on the stigma, suppose that this one is the stigma and this is the style and this one is the ovary, and inside the ovary the megasporangium having the egg cell and synergids and so many other cells, that is antipodal cells, central cells, egg cells. This one is the egg cells, and this one is the nucleus of egg cells, and this is the synergids. Main function of synergids is to guide the pollen tube. Suppose that pollen grain land and it start the germination, then it reach to the micropylar end. Then for class 12 student, listen carefully. There are two type of nucleus released out from the pollen grain. One fused with the central cells that form endosperm. That is not matter of class 10th. क्लास 10th के स्टूडेंट इस पे फोकस नहीं करेंगे कि कितने न्यूक्लियस रिलीज हो रहे हैं, सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि एक न्यूक्लियस रिलीज हो रहा है, ठीक है। और वो न्यूक्लियस निकल के कहाँ आया, एग सेल्स में आकर के फ्यूज कर गया। लेकिन क्लास 12 के स्टूडेंट लिसन, ये एक न्यूक्लियस नहीं बल्कि दो न्यूक्लियस वहां से रिलीज आउट हुआ। एक न्यूक्लियस किससे फ्यूज करेगा, एग सेल से, और एक न्यूक्लियस इससे फ्यूज करेगा, इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल्स। इससे फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। इससे फ्यूज किया तो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। लिसन, और ये तब ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। अब क्लास 10 के स्टूडेंट कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिसन, the nucleus that released out from the pollen grain through the pollen tube is reached with the egg cells. Now the two haploid nucleus, one from the pollen tube and other from the egg cells, fuse together inside the ovary. This is the ovary. This one is the ovary and this is the ovule. Listen, and this is the egg cells. So nucleus of egg cell fuse with the nucleus of pollen grain to form very special type of structure, that is diploid or 2n type of structure, that is known as zygote. Zygote later develop into embryo. And embryo remain inside the ovule. ये पूरा ओव्यूल है, इसी के अंदर एम्ब्रियो है, ठीक है। सो वेयर डू जाइगोट हेल्ड इनसाइड द प्लांट्स, इनसाइड द एम्ब्रियो, और इनसाइड द वेयर डू द एम्ब्रियो हेल्ड इनसाइड द प्लांट्स, एम्ब्रियो हेल्ड इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो, ठीक है। ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर, और ओवरी कहाँ है, गाइनोसियम के अंदर, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ लेना है कि when the pollen grain release the nucleus, then it fuse with the nucleus of egg cells, and egg cells after fusion with the nucleus of pollen grains convert itself into diploid. पहले तो हैप्लॉइड था, n था, अब ये दोनों जब फ्यूज हो गया तो फिर क्या बन गया, 2n, जिसको बोलेंगे जाइगोट। तो जाइगोट को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े होंगे। और जाइगोट के बाद डेवलप होकर के क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो वो प्लांट बनाएगा। लेकिन अब एम्ब्रियो जब तक ओव्यूल के अंदर है तब तक तो एम्ब्रियो है, लेकिन ओव्यूल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और ये जो ओवरी है ये अब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के पहले तक ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के पहले तक ओव्यूल, ओवरी, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओव्यूल बदल के क्या बन गया, सीड, और ओवरी बन गया फ्रूट, ठीक है। सेपल पेटल सूख के गिर गए, स्टिग्मा स्टाइल सब सूख के गिर गया। जरूरत के हिसाब से कभी कभी किसी प्लांट में कैलिक्स रहता नहीं तो वो भी सूख के गिर जाता है। तो आपके कॉन्सेप्ट में कुछ बातें यहाँ पे लिखने हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या रह जाता है और क्या खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूं।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट एम्ब्रियो। ओवरी एग्जाम में पूछता है फ्रूट में। ओवरी किस पर कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। ओव्यूल सीड में। सेपल पेटल्स फॉल्स। स्टिग्मास्टाइल क्या हो जाते हैं? फॉल्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं। दैट इज द बेसिक चेंजेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आई होप योर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बस गया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, वो मैं इसको इरेज करके समझा दे रहा हूं। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में करिए या फिर नेक्स्ट लाइव क्लासेस में। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, द मोनोकॉट सीड्स एंड डाइकॉट सीड्स। मोनोकॉट सीड्स इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ये क्लास 11th में है, बट स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स क्लास 10th और 11th दोनों में है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूँ, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एंड 12 स्टूडेंट्स। सीड्स की स्ट्रक्चर क्लास 10th, 11th और 12 सबके लिए है, बट डाइकॉट के सीड का स्ट्रक्चर जो है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डाइकॉट के सीड का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेंगे, जो ग्राम सीड्स, पी सीड्स के स्ट्रक्चर्स है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट सीड्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लिसन। ग्राम सीड्स यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, या पी सीड्स कह लो इसको। ग्राम सीड्स यहाँ पर बना दे रहा हूँ। आप देखे होंगे ग्राम सीड्स में जनरली इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ग्राम सीड्स का, चने का जो सीड्स होता है ऐसे होता है। ठीक है, और छोटी सी ओपनिंग होती है, यहाँ पे छोटी सी जो ओपनिंग दिख रही है, दैट ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, द साइट ऑफ सीड जर्मिनेशन। द साइट ऑफ सीड जर्मिनेशन। और ये जो दिख रहा है सर्कुलर पार्ट, दैट इज नोन एज हाइलम। और हाइलम का मेन फंक्शन क्या है? विद द हेल्प ऑफ हाइलम सीड इटसेल्फ अटैच विद द मेन प्लांट्स ऑफ ओवरी। सीड अटैचमेंट, सीड अटैचमेंट। ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज रैफी एंड रैफी बाइसेक्ट द ओवरऑल सीड्स। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो एक वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको आप देखो। जब इसको आप ओपन करेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। लिसन, वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। लिसन, एंड इनसाइड द स्पेशल स्ट्रक्चर देयर इज द सीड, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ सीड्स, दैट इज नोन एज कोटिलीडन्स। Listen, if you open or allow to open, allow to soak, इसको पहले पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद कहीं सॉफ्ट या मॉइस्चर पार्ट्स में रख दीजिए, तो खुल जाएगा। इसमें से ये दो पार्ट्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये शूट बनाएगा, लीव्स, स्टेम्स, और ये क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्लूम्यूल। जो शूट बनाएगा फ्यूचर शूट बोल सकते हो उसको, फ्यूचर शूट। एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द फ्यूचर शूट्स इन सीड? द प्लूम्यूल। और ये जो लोअर पार्ट दिख रहा है दैट इज नोन एज रेडिकल, दैट इज फ्यूचर रूट। फ्यूचर रूट। ठीक है, तो फ्यूचर रूट और फ्यूचर शूट्स क्लियर हो गया। अब आपको दोबारा से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स। ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दैट इज नोन एज कोटिलीडन्स। मोनोकोटिलीडन्स, मोनोकॉट प्लांट में ये सिंगल होता है, जैसे गेहूं में, धान में, उसके दो फाल आप नहीं कर सकते, उसके सीड्स को, मक्का को दो फाल नहीं कर सकते, एक ही होता है। और दाल वाली जितनी फसलें होती है, जैसे मटर हुआ, चना हुआ, ठीक है, उसमें ये दो फाल होता है, तो ये डाइकोटिलीडन्स है। ठीक है, तो ये कोटिलीडन्स, एक कोटिलीडन्स इधर है, दूसरा इधर। बाहर के इसके एनवेलप को बोलते हैं सीड कोट और टेस्टा। ये बाहर का जो दिख रहा है ये टेस्टा है।
और ये अंदर क्या है, ये टेगमा है, और ये दोनों क्या बनाता है, सीड कोट, सीड कोट। क्लियर है ना? तो सीड कोट का मेन फंक्शन, आई होप आपका सीड कोट का मेन फंक्शन क्लियर हो गया होगा। द मेन फंक्शन ऑफ सीड कोट इज टू प्रोटेक्ट द ओवरऑल सीड्स, एंड दिस मिडिल पोर्शन इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। Listen, the portion of above embryonal axis is known as plumule, and portion of below the embryonal axis is known as radicle. Radicle form the root and plumule form the shoots. I hope आप सीड्स की स्ट्रक्चर्स को आप समझ गए हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप जो है इसको बना लीजिएगा, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द seed formation and the structure is over. How can you define the seeds? Write down, the seeds are germinating parts of flowering plants. Seeds are germinating parts of flowering plants, which is very important to understand, which is very important to write. All about the sexual reproduction in flowering plants is over. All about the sexual reproduction in flowering plants is over, and you need to clarify yourself what topic you have missed in next live classes. I will try to explain you. I will try to give your guidelines, whatever the important heading you have missed and whatever important topics or concept you have missed. I will try to resolve your problem. Thank you.